दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पीसीएस की टेस्ट सीरीज लगाने जा रहे हैं। इसमें हमने संस्कृति आईएएस की टेस्ट सीरीज लिया है। इसका पहला टेस्ट सीरीज देख लेते हैं हम लोग। क्रम वाइज चलते हैं तो पहला आज देखते हैं। तो पहले का पहला क्वेश्चन है, पीसीएस के लिए है ये। तो इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में पूछा है कि उसकी उत्पत्ति के लिए क्या उत्तरदायी है। तो पहला दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए। ये समुद्री सतह का तापमान है, सतह का। पहला सही है। कोरियालिस बल की अनुपस्थिति, तो अनुपस्थिति नहीं होती है, उपस्थिति होती है। कोरियालिस बल की ज़रूरत होती है चक्रवात के लिए, तो दूसरा गलत हो गया। तो अब आंसर हमारे यहीं से निकल जाएगा। दूसरा गलत होगा तो ये काट देंगे, ये काट देंगे, ये काट देंगे। तो आंसर इसका बी होगा। इसका आंसर बी होगा। बी सही आंसर है। और निचला ऑप्शन भी देख लेते हैं, कमज़ोर निम्न दाब क्षेत्र। हाँ, तो कमज़ोर निम्न दाब क्षेत्र होता है क्योंकि जब 27 डिग्री से अधिक तापमान होता है समुद्री सतह का, तो हवाएँ ऊपर उठती हैं, तो वहाँ पे कमज़ोर निम्न दाब होता है। मतलब कि कहने का कुल मतलब है कि निम्न वायुदाब हो जाता है नीचे, और वो निम्न वायुदाब को भरने के लिए नीचे नीचे हवाएं आती हैं, तो समुद्री तल पर निचली अभिसरण होता है, ऊपरी अभिसरण नहीं होता। इस वजह से चौथा गलत है। तो चौथा में दिया हुआ ऊपरी अभिसरण, तो ऊपरी नहीं या निचला होगा, निचला अभिसरण होगा। तो ये गलत है। तो 1-3 इसका सही आंसर है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा निर्मित निक्षेपण स्थलाकृति नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो नदी बहती है, तो जो अपने साथ गाद लेके आती है, उसके निक्षेपण से वो गाद से कौन सी स्थलाकृति नहीं बनती है। तो गुम्फित नदी ये बनती है, चाँप झील ये बनती है, जलोढ़ पंख भी बनता है। जो देखे होंगे आप नदियों के आसपास, जहाँ मुड़ती है उसके आसपास एक भाग ऊंचा होता है और बाकी जगह पानी भरा होता है, तो जलोढ़ पंख कहते हैं उसको। महाखड्डा ये नदी का अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, तो इसका डी सही आंसर होगा। तो डी इसका आंसर है। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अगर आप चाहेंगे तो इसकी मैं व्याख्या भी कर सकता हूँ, और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से इसको देख लेते हैं। बस इतना याद रख लीजिए कि गुम्फित नदी, चाँप झील और जलोढ़ पंख ये तीनों जो है निक्षेपण की स्थलाकृतियाँ हैं जो गाद द्वारा निर्मित होती हैं। जो महाखंड जो है, महाखड्ड जो इसे गार्ज कहते हैं, महाखड्ड को गार्ज भी कहते हैं, गार्ज है। तो गार्ज जो होता है जो अपर्दन के कारण बनता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को प्रयोग कीजिए। तो ऊंचाई के साथ साथ बढ़ना है तो सबसे पहले निचला होगा। तो इसको आपको याद होगा कि सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है। तो सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, नीचे क्षोभ मंडल होता है। उसके बाद होता है समताप मंडल। तो पहला और तीसरा हो गया, पहला तीसरा बी और सी में पहला तीसरा है। और तीसरा हो गया मध्य मंडल होता है। तीसरा हो गया मध्य मंडल, तो दूसरा, तो इसमें बी वाले में दूसरा है, तो इसका आंसर बी होगा। और हम पूरा देख लेते हैं। मध्य मंडल के बाद में आता है आयन मंडल। आयन मंडल से हमारे रेडियो वेव जो होती हैं, रेडियो तरंगें होती हैं जो परावर्तित होकर हम फिर दोबारा पृथ्वी पे आती हैं। और सबसे लास्ट होता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल होता है। तो क्षोभ मंडल सबसे निचली परत होती है, फिर समताप होता है, फिर मध्य होता है, फिर आयन होता है। तो क्रोनोलॉजी भी पीसीएस में पूछता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर बी होगा। बी आंसर सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधारा प्रशांत महासागर से संबंधित है। तो आपको बताना है कि इसमें प्रशांत महासागर में कौन सी धारा बहती है। तो अगर आपको याद है तो ठीक है, अगर नहीं याद है तो सबसे पहले इसको एलिमिनेट करते हैं। तो अगलुहास की जो धारा है वो हिंद महासागर में बहती है, तो ये गलत है, ये होगा नहीं। फाकलैंड की धारा जो है ये हमारा अटलांटिक महासागर में बहता है, ये भी गलत है। बेंगोलिया की धारा भी अटलांटिक महासागर में, तो ये भी गलत है। तो हम्बोल्ट की जो जलधारा है, इसका आंसर ए होगा, हम्बोल्ट की जलधारा। ये जो है प्रशांत महासागरीय जलधारा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जलधारा पे मैं एक वीडियो बना दूंगा,
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी देने का प्रत्यक्ष स्रोतों में सम्मिलित है। तो कहने का मतलब है कि पृथ्वी की जानकारी हमको कई प्रकार से मिलती है, तो कौन सा ऐसा स्रोत है जो प्रत्यक्ष मतलब वह जब घटित होता है तो हमको पृथ्वी के अंदर के बारे में डायरेक्ट पता चलता है कि नहीं अंदर ये चीज़ है। तो क्या क्या है इसमें पहले दिया भूकंप, फिर दिया है ज्वालामुखी, खनन से प्राप्त चट्टानें, उल्कापिंड। तो भूकंप से क्या होता है, जब भूकंप आता है तो ऊपर पृथ्वी में कंपन होता है तो नुकसान होता है जान माल का, तो अंदर से कोई जानकारी हमको इससे प्राप्त नहीं होती। पहला गलत है, पहला गलत हो गया, तो पहला जहाँ जहाँ उसको हटा देंगे। तो दो तीन दोनों में कॉमन है, तो 2 3 तो कॉमन है, तो ये तो दोनों हो गए। और उल्कापिंड के बारे में देख लेते हैं। जैसे उल्कापिंड जब गिरता है तो पृथ्वी के अंदर से कोई हमको जानकारी नहीं मिलती है। क्या होता है कि जब उल्कापिंड गिरता है तो खड्डा बन जाता है, जिससे हमको अंदर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। उल्कापिंड भी गलत है। अब ज्वालामुखी उद्गार जब होता है तो नीचे से बहुत सारे पदार्थ, बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं, उससे हमको पता चलता है कि अंदर क्या क्या है, कौन सी चट्टानें हैं, कौन सी पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन से चट्टानें हैं, कौन सा मिनरल्स है, क्या है, सब पता चलता है। तो ये दूसरा सही है, खनन से प्राप्त चट्टानें। तो जैसे अभी ज्वालामुखी से आता है तो प्राकृतिक तरीके से आता है, अगर वही चीज़ हम खनन से निकालेंगे, ड्रिलिंग करके निकालेंगे, चट्टानें निकालेंगे, तो चट्टानों के अध्ययन से पता कर पाएंगे कि पृथ्वी के अंदर कौन सी चीज़ें हैं। तो आंतरिक भाग में खनन से भी जानकारी मिलती है। तो 2 3 सही है, तो बी आंसर इसका सही है। चलिए छठे क्वेश्चन चलते हैं। छठा क्वेश्चन में खनिज दिया हुआ है, उसका भंडार, तो इसको मिलान करिए। तो पहला लौ अयस्क दिया हुआ है, तांबा है, कोयला है, बॉक्साइट है। और भंडार स्थल पीरेनीज दिया हुआ है, सैंडबरी दिया हुआ है, डोनेट्स बेसिन दिया हुआ है, अरकानसांस दिया हुआ है। तो हम कुछ भी नहीं जानते हैं, तो हम डोनेट्स बेसिन के बारे में पढ़ा है, हमने पढ़ा नहीं सुना भी है, क्योंकि ये यूक्रेन वार की वजह से ये क्षेत्र काफ़ी सुर्खियों में था। तो इसमें डोनेट्स में हमेशा कोयला मिलता है। तो सी का तीसरा हम देख लेते हैं। तो सी का तीसरे में 2 में है, एक ए वाले में है और एक डी वाले में है। तो सी का तीसरा इसमें है। तो कोयला हो गया डोनेट्स। लौ या पिरेनीज के बारे में आपने पढ़ा होगा कि यूरोपीय पर्वत श्रृंखला है जो फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाता है, जो लौ अयस्क के लिए जाना जाता है। तो ए का पहला जब 2 आपको पता है तो ए का पहले से मैच हो गया कि एक सही है, तो इसका आंसर ए होगा, छठे का ए होगा। तो पहला सही है इसका ये। बाकी जो अब बॉक्साइट का देख लेते हैं। तो बॉक्साइट का कनाडा भी ये सबसे अधिक उत्पादन हमको लगता है कनाडा में तांबे का होता है। तो कनाडा की सैंडबरी जो है वो कनाडा में है, तो सैंडबरी मिला लेते हैं कनाडा से। दुनिया में सबसे बड़ा आपूर्ति करता है सैंडबरी कनाडा तांबे का, तो ये हो गया। और डी का चौथा हो जाएगा आर्कनास हो गया बॉक्साइट का। आर्कनास क्षेत्र अमेरिका में है, तो इसका पहला सही होगा ए। तो ये पूछता है तो इसको याद कर लीजिएगा। अभी ये चीज़ें इसमें डोनेट्स बेसिन के बारे में सब जानते हैं, पिरेनीज पहाड़ी के बारे में आपने पढ़ा होगा अगर आपने यूरोप का मानचित्र अध्ययन सही से किया होगा तो दो यहाँ दो मिलान हो जाता है। तो मिलान में लगभग 2 मैच हो जाता है। तो जब टफ थोड़ा पूछता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी का पूछता है तो आसानी पूछता है। 2 अगर आपको याद है तो आप उसको मैच करा ले जाएंगे। तो जो न्यूज़ वाली चीज़ें हैं उसको हमेशा याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, 7वें क्वेश्चन पर। 7वां है भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है वह स्थान जहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है अभिकेंद्र कहलाता है। भूतल पर स्थित हुआ बिंदु जो अभिकेंद्र के समीप होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। तो चलिए बताइए। तो जो ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि वह स्थान जहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है अभिकेंद्र कहलाता है, तो ये गलत है। अभिकेंद्र नहीं कहलाता है, वो अवकेंद्र कहलाता है। अब भूकंप मूल कहते हैं, फोकस कहते हैं उसको। तो ये पहला जो है इसको फोकस कहते हैं। ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दिया गया है, अभिकेंद्र कहते हैं उसको, अभिकेंद्र। दूसरे का क्या कहते हैं, भूतल पर वह बिंदु जहाँ पे अधिकेंद्र के समीप होता है उसको क्या कहते हैं, जो समीप होता है जहाँ पे सबसे पहले
जो पृथ्वी से ऊर्जा जहाँ से मुक्त होती है, भूकंप की ऊर्जा पृथ्वी के सतह के बिंदु जिस बिंदु पर पहुँचती है उसे ईपी सेंटर कहते हैं, अभिकेंद्र कहते हैं उसको। तो इसमें न तो एक न तो दो सही है, डी है इसका आंसर। तो समझ लेते हैं भूकंप कैसे आता है, किस तरीके से कार्य, मतलब सेंटर कैसे डिसाइड करते हैं। मान लीजिए पृथ्वी है, अब यहाँ से भूकंप जनरेट हुआ तो यहाँ से वेव चारों दिशाएं में जाएंगी। तो ये सेंटर जो है इसको हम कहते हैं अधिकेंद्र। वो सॉरी इसको कहते हैं हम फोकस। अवकेंद्र कहते हैं इसको, अवकेंद्र। इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइपोसेंटर। और सबसे नज़दीक कौन, सबसे नज़दीक यहाँ पे पहुँची है, तो जहाँ पे सबसे नज़दीक पहुँचती है उसको ईपी सेंटर कहते हैं। ईपी सेंटर हिंदी होता है अभिकेंद्र, ये दिया हुआ है अभिकेंद्र, तो यहाँ पे पहुँचती है। तो जहाँ से उत्पत्ति होती है उसको फोकस कहते हैं या उसको हाइपो सेंटर कहते हैं, और जहाँ सबसे पहले पृथ्वी की सतह पे पहुँचती है उसको अभिकेंद्र कहते हैं या ईपी सेंटर कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा सातवें का आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, न तो एक न तो दो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं तो निम्न ज्वार आता है। प्रत्येक पूर्णिमा को बृहद ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसको देख लेते हैं। तो इसका आंसर बी है, केवल दो सही है, कैसे, पहला कैसे गलत है? जैसे मान लीजिए ये सन है, यहाँ मून है, ये अर्थ है, पृथ्वी है। तो जब ये तीनों एक ही लाइन में है तो यहाँ पे क्या होगा, उच्च ज्वार आएगा। तो इस स्थिति में जब होगा तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा कि उच्च ज्वार आएगा, निम्न ज्वार नहीं आएगा, क्योंकि सूर्य का और मून का जो गुरुत्वाकर्षण है एक ही दिशा में संयुक्त रूप से लगता है, जिससे उच्च ज्वार आता है। दूसरी कंडीशन ये है, तो ये पहला अलग। और दूसरा है प्रत्येक पूर्णिमा को बृहद ज्वार आता है। तो पूर्णिमा में जो चंद्रमा होता है पृथ्वी के नज़दीक होता है, और सूर्य भी सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही दिशा में होते हैं, जिस कारण से अर्थ पे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगा लेते हैं, जिसके कारण से बृहद ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन से तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं? तो पृथ्वी पे जो तापमान का वितरण होता है उसको कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं? तो इसका आंसर बताइए। तो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 9वां, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका आंसर चारों होगा। इसका आंसर चारों होगा कि महासागरीय धाराएं, स्थल एवं जल का असमान वितरण और सनातनी पौने और अक्षांश तीनों ही प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं? महासागरीय धाराएं कैसे करती हैं? तो महासागरीय जल धाराएं क्या होती हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होती हैं। तो जहाँ पे सूर्य की पर लंबवत गिरता है वहाँ का पानी ज़्यादा गर्म होता है, मगर वो पानी गतिमान होता है, तो वो जो अवशोषित ऊष्मा है उसको दूसरे क्षेत्र में फैलाता है। तो इस तरीके से महासागरीय धाराएं ताप का वितरण करती हैं। स्थल और जल का असमान वितरण, इसमें क्या होता है, उस तटबंधी बंधों के जो स्थलबद्ध राशियाँ होती हैं उनका तापमान अधिक होता है, जबकि शीतोष्ण तथा शीत कटबंधी क्षेत्र में जहाँ पे खुले या बंद दोनों तरह के जो जलाशय होते हैं वहाँ पे ज़्यादा ठंडी होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जहाँ उस स्थान पर भी ये ताप का जो वितरण है उसको प्रभावित करती हैं। सनातनी पौने उसी तरह से हैं, जैसे पछुआ पौने हो गई, व्यापारिक पौने हो गई, जो महासागरीय धाराओं को गतिमान करने में सहायता करती हैं। तो महासागरीय धाराओं से जुड़ के सनातनी पौने तापमान का वितरण करती हैं। और चौथा अक्षांश है। तो अक्षांश के बारे में सब लोग जानते हैं कि 0 डिग्री से 23 डिग्री के बीच में 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, जहाँ सूर्य हमेशा लंबवत होता है। तो यहाँ पे तापमान हमेशा अधिक होगा 60 डिग्री की अपेक्षा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि अक्षांश प्रभावित करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो इसका आंसर होगा डी वाला 9वें का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब महासागरीय लवणता के संदर्भ में निकट में विचार करना है। तो महासागरीय लवणता जो साल्टीनेस है महासागर का, सैलिनिटी कहते हैं उसको, सैलिनिटी के संदर्भ में पूछा है। गहराई बढ़ने के साथ लवणता में वृद्धि होती है। वाष्पन की दर लवणता की मात्रा को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। तो इसका आंसर बताइए। तो पहला इसका है, पहला सही है कि जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे लवणता बढ़ती है। तो जितना गहरा समुद्र होगा लवणता उतनी अधिक होगी। तो पहला सही है। वाष्पन की दर लवणता की मात्रा को विपरीत रूप से प्रभावित करती है। नहीं, विपरीत रूप से नहीं पड़ती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि वाष्पन की दर जितनी अधिक होगी, वाष्पन जितना अधिक होगा उतना लवणता होगी। अब मान लीजिए 1 लीटर पानी है, जितना वाष्पन होगा उसका, तो पानी अधिक उड़ जाएगा। तो उस पानी जो बचा हुआ पानी है उसमें क्या है कि लवणता बढ़ती जाएगी। इस वजह से जितना वाष्पन होगा लवणता उतनी ही बढ़ेगी। तो विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं का ए सही है। गहराई के साथ लवणता में वृद्धि होती है और वाष्पन की दर लवणता की मात्रा को डायरेक्टली प्रभावित करती है, विपरीत रूप से प्रभावित नहीं करती। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव पर किया गया था? तो हम पॉलिटी में हम आ गए लगभग। तो ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन थे, 10 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो उसके बारे में बार बार देख लीजिएगा। जितना अभी इसमें और डिटेल में समझाया जा सकता है, मगर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो अभी 10 क्वेश्चन हुए हैं, 20 या 22 मिनट हो गया है। अगर और ज़्यादा अंदर तक समझाएंगे तो वो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन निम्नलिखित में से किस समिति के सुझाव पर किया गया था? तो इसका आंसर होगा बी, कृष्ण मेमन समिति के अनुसार के सुझाव पर हुआ था सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन अब आयोग पूछ रहा है, तो इसको देख लीजिएगा। सार्वजनिक उद्यम समिति का गठन जो संसदीय समिति है, ये कृष्ण मेमन समिति के सुझाव पर 1964 में इसका गठन हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है। तो राज्यसभा की शक्तियाँ क्या क्या हैं? संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देना, धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करना, राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की घोषणा को स्वीकार करना, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प पारित करना। तो बताइए कौन सही है? तो देखते हैं इसमें। तो संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार देती है ये अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित कर सकती है। तो ये करती है, पहला सही है। और इसके साथ ही 312 के अंतर्गत, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा को स्थापित कर सकती है। तो संसद को पावर जो देती है 249 के थ्रू देती है। तो पहला सही है। धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, ये भी सही है। धन विधेयक को 14 दिन के लिए धन विधेयक को रोक सकती है और धन विधेयक में संशोधन को बस प्रस्तावित कर सकती है, संशोधन नहीं कर सकती। इस प्रस्ताव को अगर लोकसभा माने तो ठीक है, नहीं माने तब भी ठीक है। तो बस ये प्रस्ताव भेज सकती है, संशोधन कर नहीं सकती है। तो पहला और दूसरा सही है इसमें। राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की घोषणा को स्वीकृति देना, तो ये सही नहीं है। राष्ट्रीय आपात की समाप्ति की घोषणा लोकसभा अपने साधारण बहुमत से कर सकता है। तो उसमें तीसरा गलत है। तो जहाँ 3 है काट देते हैं और चौथा देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। तो चौथा भी सही है। तो 1, 2, 4 बी इसका सही आंसर है। तो राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है केवल राज्यसभा में ही आता है। तो इसका आंसर बी होगा, बी सही है। 1, 2, 4। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धन विधेयक के संदर्भ में विशेष प्रक्रिया का उपबंध किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी 2024 में इसको पूछा गया है। तो इसमें जो संविधान अनुच्छेद 109 है, इसमें विशेष प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो ए होगा। 109 में विशेष प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। इसमें ही बताया गया है कि राज्यसभा में विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और राज्यसभा को 14 दिन के लिए रोक सकती है।
तो 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। तो ये 109 है। 110 भी संबंधित दंड विधेयक से, मगर विशेष उपबंध के बारे में, विशेष प्रक्रिया के बारे में पूछा है। विशेष प्रक्रिया जो ये लिखा है इसकी वजह से 109 हो गई। तो प्रक्रियाओं का जो अध्ययन हम 109 में करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य है? तो मौलिक कर्तव्य आपको याद होना चाहिए, कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें कूट बताना है। तो पहला है मानसिक सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को हमें संजो को रखना है। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना है। दुर्बल वर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करनी है। तो इसका ऑप्शन 1, 2 है, 3, 4 है। 1, 2, 3 है और 1, 2, 3, 4 है। तो मौलिक कर्तव्य हमसे पूछा है, न कि DPSP पूछा है। तो ये सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा को संरक्षण करना पहला, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य है। और स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं उनको त्याग करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करना, ये आम जनता इसको संरक्षण कैसे कर पाएगी, तो इसको यह निर्देश दिया गया है राज्य को कि राज्य इसको संरक्षण करें। तो ये DPSP है, न कि मौलिक कर्तव्य। दुर्बल वर्गों की शिक्षा एवं उसके अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि ये राज्य ही कर सकता है, कोई इंडिविजुअल नहीं कर सकता इसको, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी जो है इंडिविजुअल है, तो इस वजह से व्यक्तिगत होती है वो। तो 3 और 4 गलत है। तो इसमें इसका आंसर होगा 1 और 2। 1 और 2 ए में है, तो इसका आंसर ए होगा। बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो थोड़े ध्यान से कॉमन सेंस लगा के या फिर याद कर लीजिए सीधे, तो उसको बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछता है इस तरीके का। ये 3-4 अनुच्छेद हैं, ये चारों अनुच्छेद में कोई ना कोई एक आएगा, या PPSC में, UPPCS में और RO में, तीनों में आता है। तो तीनों में कोई ना कोई आएगा ही आएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अनुच्छेद 129 में क्या है, अनुच्छेद 131 में क्या है, और अनुच्छेद 136 में क्या है, और 139 में क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुच्छेद इसमें क्या दिया है, उपवन दिया हुआ है और बताना है कौन सही सुमेलित है। तो अनुच्छेद 129 में ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अभिलेख न्यायालय किस में है। तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय 129 में है, ये सही है। तो इसका पहला कूट सही है, पहला कूट सही है ये वाला। दूसरा, अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकारिता के बारे में बताया है, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 136 में क्या है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। तो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि नहीं है, वृद्धि संसद करती है मगर इसमें नहीं है। इसमें अब अपील के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, जो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि नहीं करता है। ये जो 138 है, अनुच्छेद 138, वो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि करने के लिए उपबंधित किया गया है। तो तीसरा गलत है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। तो ये 3 निकल गया, तो बचा ए। तो इसका आंसर ए होगा। 1 और 2 सुमेलित है। 139 में उच्चतम न्यायालय का पूर्वावलोकन दिया हुआ है, जो कि 139 में न होकर 137 में है। पूर्वावलोकन 137 में है। तो ये 129 से लेके 140 तक के जितने भी अनुच्छेद हैं उसको याद करने में ही हमारी भलाई है। तो 137 में दिया गया है पुनरावलोकन की शक्ति। 139 में उच्चतम न्यायालय जो रिट जारी करने की शक्तियाँ प्रदान करता है, सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति 139 में है। रिट की शक्तियाँ 139 में है। तो इस तरीके से इसका आंसर 1 और 2 सुमेलित है। ये वाला क्वेश्चन जरूर से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाहित किया गया? चलिए बताइए। तो देख लेते हैं। तो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता इसमें ऐड किया गया था, और पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन ये भी ऐड किया गया था। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी को भी ऐड किया गया था, और आय की असमानता को ऐड नहीं किया गया था। तो इसमें इसका आंसर होगा डी इसका सही आंसर होगा। तो देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या ऐड किया गया था इसके संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में। तो संविधान में अभी तक 106 संशोधन हो चुके हैं। 106 संशोधन सबसे महत्वपूर्ण अगर संशोधन कोई कहा जाए तो 42वां है, जिसमें काफ़ी, जैसे इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। काफ़ी चीज़ें इसमें बदलाव किया गया, जैसे कि इसमें संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया,
फिर से मूल कर्तव्य इसी के 10 मूल कर्तव्य का समावेश इसी से किया गया। और DPSP में भी काफ़ी बदलाव किया गया इसमें। तो देख लेते हैं। पहले उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया हमारे प्रस्तावना में। दूसरा में 51 क मतलब भाग 4 के 51 क के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और तीसरा जो है प्रशासनिक अधिकरणों की व्यवस्था भाग 14 क और 323 क शायद है, तो उसमें ऐड किया गया। और DPSP में भी कई बदलाव किए गए, जिसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 4 तत्व जोड़े गए, जिसमें पहला है 39वां जो जोड़ा गया, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर को सुरक्षित करना। 39 के में जोड़ा गया इसको। समान न्याय को बढ़ाने के लिए गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, 39A जो कि इसमें पहला दिया हुआ है। और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित किया गया इसमें। 43A में रक्षा और पर्यावरण को बेहतर तथा जंगलों एवं वन्य जीव की रक्षा के लिए 48A जोड़ा गया। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें बदलाव किया गया, जो मेन था इसमें बता दिए हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो D हो जाएगा। ठीक है, तो ये आय की असमानता को कम करना इसमें ऐड नहीं किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आय की असमानता को कम करने की बात की जाए तो इसमें अनुच्छेद 38 में पहले से ही मौजूद था हमारे संविधान में, तो ये 38 में पहले से मौजूद है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करना है। यह विधायिका की किसी शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती। बेरोजगारीवाद में न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना। चलिए बताइए कौन सा, ये आसान क्वेश्चन है। तीसरा है गोलकनाथवाद में उद्देशिका को संशोधन योग्य माना गया, बताइए। तो चलिए इसका आंसर 1 और 2 सही है, तीसरा इसका सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा A, 1 और 2 सही है कि यह विधायिका की किसी भी शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करता है। और बेरोजगारीवाद में उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया। और गोलकनाथवाद में गोलकनाथ जो वाद था ये हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित था और DPSP के तत्वों को सामंजस्य बनाने के से संबंधित था ये। तो गोलकनाथवाद नहीं था, इसके जगह पे केशवानंद भारती मामला था। संविधान के अभिन्न भाग के रूप में केशवानंद केस 1973 में उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना गया था। तो ये तीसरा गलत है इसका, तो इसका आंसर होगा A। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन संवैधानिक उपबंधों में संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है? ये तो आसान क्वेश्चन, इसको बताइए। तो इसमें देख लेते हैं। तो नागरिक संबंधी उपबंध, इसको हम साधारण बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये इसके बारे में सोचना है। राज्य विधान परिषद का गठन, इसको हम साधारण बहुमत से करते हैं। और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, तो राष्ट्रपति और जो संसद के राज्यों में प्रतिनिधित्व है ये फेडरल स्ट्रक्चर का लगभग भाग होने लगता है, तो इसको हम साधारण बहुमत से नहीं कर सकते। तो 1 और 3 को हम साधारण बहुमत से कर सकते हैं, तो A इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का सुझाव दिया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है, तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बताइए कौन सा है। तो इसमें LM सिंघवी समिति ने सबसे पहले कहा था कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो सिंघवी समिति, C सही होगा इसका, सिंघवी समिति। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिएगा। और जिसको 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको दिया भी गया था। और सिंघवी समिति जो 1986 में बनी थी, इसकी सिफारिश पर ही बना था। और अशोक मेहता ने तो त्रिस्तरीय का दिया था। इस तरह सबने अलग अलग दिया था, मगर जो सिंघवी थे इनके कहने पे, इनके सुझाव के अनुसार ही संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो अगला क्वेश्चन है 20वां, निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? 21वें संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन, 17वां और 97वां। तो इसको मिलाइए, ये काफ़ी पूछता है इसको, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिलाइए, बताइए कौन सा क्या है। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो ये गलत है कि 1967 में जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें सिंधी भाषा को ऐड किया गया था 8वीं अनुसूची में, तो मणिपुरी नहीं है। तो मणिपुरी नहीं होकर यहाँ पे सिंधी होगा, ये मणिपुरी गलत है, यहाँ सिंधी है। सिंधी भाषा जो है उसको दिया गया था, बड़ी की मात्रा होगी।
सिंधी भाषा। 24वां संविधान संशोधन संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति देता है, ये सही है। ये 1971 में जब इसमें संशोधन किया गया था, काफ़ी भयानक संशोधन था। और 70वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा को सदस्यों को सम्मिलित किया गया, तो ये भी ठीक है। और 97वां संविधान संशोधन भाग 9 जोड़ा गया, जिसमें हमें कोऑपरेटिव सहकारी समितियों के बारे में बताता है। तो ये सब सही है, केवल ए सुमेलित नहीं है। इसका आंसर ये होगा, 20वें का ए होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार कौन सा राज्य गरीबी कम करने के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको बताइए कौन सा रहा है। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश गरीबी कम करने में नंबर 1 पे रहा है, तो उत्तर प्रदेश इसका आंसर बी होगा, याद रखिएगा इसको। और रिजर्व बैंक द्वारा, अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक द्वारा प्रयोग किए जाने वाली निम्नलिखित मौद्रिक उपकरणों में से कौन से परिमाणात्मक है उपकरण है? तो इसके बारे में बताना है। तो इसके ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं। तो 1 3 1 2 4 2 3 4 1 3 4 1 2 3 4। इसमें क्या है कि नगद कोष अनुपात, CRR, बैंक रेट, नैतिक दबाव, मोरल सुएसन, नैतिक दबाव, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। तो इसमें पूछा है कि कौन सा परिमाणात्मक है। तो 22वें का बताइए। तो 22वें का होगा जिसको हम जैसे परसेंटेज में या गणितीय अंक में जिसको हम निरूपित कर सकते हैं, जिसमें कट और ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें जो परिवर्तन होता है उनको हम परिमाणात्मक कहते हैं। तो नगद को CRR होता है, कैपिटल रिजर्व रेशियो इसको कहते हैं, बैंक रेट होता है, और OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं होती हैं, इनको हम परिमाणात्मक कहते हैं। मॉरल सुएसन जो नैतिक दबाव होता है, इस पर RBI बस कहती है कि आप लोग, जैसे मैं रेपो रेट कम कर रहा हूँ तो आप भी अपना जो ब्याज दर है उसको कम करिए। तो बस ये मौखिक तरीके से कहा जाता है इसको, इसमें कोई बहुत बैंकों पे बाध्य नहीं होता है, मगर CRR और जो ओपन मार्केट ऑपरेशन और ये सब बाध्यकारी होते हैं। तो 1 2 4 इसका सही आंसर है। तो देख लेते हैं कौन सा है। 1 2 4 बी इसका सही आंसर है, बी इसका सही आंसर है। तो टूल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई समर्थ अभियान का उद्देश्य है? ये करंट अफेयर से बताइए, समर्थ अभियान किसके लिए चालू किया गया है? तो किसी भी करंट अफेयर्स की मैगजीन में मिल जाएगा आपको। 23वें का बी होगा, ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए, ग्राम पंचायत में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए ये समर्थ अभियान को लागू किया गया है फरवरी 2023 में। तो ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया? तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो 24वें का आपका बताइए कौन सा है? इसका भी आंसर बी है, लखनऊ में समिट का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी नहीं की जाती है? तो कौन सी जारी की जाती है इसके बारे में जानेंगे तभी तुम बता पाएंगे कि कौन सी जारी नहीं की जाती है। तो वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन रिपोर्ट। तो इसमें 3 रिपोर्ट इसके द्वारा जारी की जाती है, पहली और यात्रा वाली और वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट। ये जो सी इसका आंसर होगा, जो सी है वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, इसके द्वारा नहीं जारी की जाती है। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसमें बेरोजगारी और उसके कारण दिया हुआ है। तो चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, घर्षणात्मक क्या होती है, संरचनात्मक क्या होती है, शास्त्रीय क्या होती है। तो इसके बारे में देखते हैं कौन सुमेलित है। तो इसके बारे में देखता हूँ। तो चक्रीय बेरोजगारी आर्थिक उतार चढ़ाव होता है इसमें। तो सही सुमेलित हमको करना है, तो पहला सही सुमेलित है। घर्षणात्मक में रोजगार छोड़ने और प्राप्त करने के बीच में जो समय होता है, जब आदमी दूसरी जॉब ढूंढता है तो उसे घर्षणात्मक फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये सही है। संरचनात्मक क्या होता है, कौशल असमानता। संरचनात्मक मतलब कि ऐसा जो कि उसके बिना हमको कुछ मिलेगा ही नहीं, जॉब मिलेगी ही नहीं, हम बेरोजगारी रहेंगे। तो हम जैसे कौशल ही नहीं है किसी के पास, तो वो संरचनात्मक में आता है। तो ये भी सही है। शास्त्रीय क्या होता है, शास्त्रीय में होता है कि उच्च वेतन मान मिलता है इसमें।
तो इसे चारों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैधिक तरलता अनुपात के बारे में बताना है, जिसको SLR कहते हैं। SLR वैधानिक तरलता अनुपात। इसे वाणिज्यिक बैंक द्वारा नगद, स्वर्ण और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है। तो ये नगद, स्वर्ण और सरकारी प्रतिभूतियों तो ठीक है, मगर SLR को बैंक अपने पास ही रखता है, ये RBI के पास नहीं रखा जाता। तो पहला इसका गलत है। इसकी अधिकतम सीमा 40% है, तो ये सही है, बी सही है। इसका अधिकतम मैक्सिमम लिमिट जो है, इसकी जो लिमिट 40% सेट की, 40% से अधिक SLR नहीं हो सकता, अदरवाइज मंदी आ जाएगी पूरे मार्केट में, क्योंकि लोन बहुत महंगे हो जाएंगे। तो लिमिट इसी 40% है, तो इसका केवल बी सही है, बी सही है। पहला इस वजह से गलत है कि रिजर्व बैंक के पास नहीं रखा जाता, इसको बैंक अपने पास खुद ही रखता है। दो हफ्तों के बीच अंतराल में, उसको फोर्टनाइट कहते हैं। शुक्रवार से शुक्रवार के बीच में जितना पैसे का लेन देन होता है, उसमें जितना बैंक के पास है, उसका वो जितना डिसाइड होता है SLR की 22%, 10%, 8%, उसके हिसाब से वो रखता है। और इसका रखने का कारण ये है कि कभी भी अगर मान लीजिए कि बैंक रन हो गया, मतलब बैंक दिवाली होने के आकार पे हो गया, तो कुछ भी हो गया, कैश की कमी है, तो इसमें से निकाल के जनता को कैश कुछ हद तक दिया जा सकता है। तो लेन देन मेंटेन करने के लिए इसको रखा जाता है। तो ठीक है, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वक्र द्वारा प्रजनन तथा आर्थिक विकास के मध्य के संदर्भ को दर्शाया जाता है? तो 28वां को देख लेते हैं। 28वां का बेकर कर्व, थॉम्सन कर्व, लाफर कर्व, कुजनेट्स वक्र। तो इसके बारे में शायद आप लोग जो लोग पढ़े होंगे जानते होंगे। सॉरी, ये जो वक्र होता है, ये उल्टा यू के आकार का बनता है। ये डेवलपमेंट और पर्यावरण के बीच के संतुलन को बताता है। तो लाफर वक्र जो होता है, लाफर वक्र जो कर की जो दर होती है, टैक्स की दर होती है, और राजस्व के वसूली के बीच में जो बीच के कर को बताता है, बीच के जो संतुलन होता है उसको बताता है। और थॉम्सन वक्र जो होता है, इसे फिलिप्स वक्र भी कहते हैं। ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच के रिलेशन को बताता है। तो हमने प्रजनन और आर्थिक विकास के बारे में जानना है, तो इसका आंसर ए होगा। ये थॉम्सन को फिलिप वक्र भी कहते हैं, फिलिप याद रखिएगा। कोटेज नंबर को दो तरीके का है, इसमें आर्थिक विकास और आय के मध्य असमानता को देखता है, या आर्थिक विकास और पर्यावरण को भी इसमें शामिल किया जाता है आर्थिक विकास में। तो ये कुजनेट्स वक्र होता है ये। तो इसका आंसर ए होगा। मोटा मोटी जान लीजिए कि इसका आंसर ए होगा, बेकर वक्र, प्रजनन और आर्थिक विकास में। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग द्वारा शहरी गरीबी के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो इसके बारे में बताना ही पूछता है, ये भी सही। इसका क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर, ये तो ट्रेडिशनल है, तो इसका आंसर डी होगा, हाशिम कमेटी। डी इसका आंसर है, हाशिम कमेटी। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न प्रमाणन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किन मानदंडों को पूर्ण करना आवश्यक होता है? तो इसके बारे में बताइए। तो 30वें का, उद्यम न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्ट हो, ये सही है पहला। पिछले 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 25,000 करोड़ से अधिक हो, ये भी ठीक है। और पिछले 3 वर्षों के दौरान के पश्चात औसत वार्षिक शुद्ध लाभ 1,000 करोड़ से अधिक हो, तो ये सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 सही हो जाएगा। इसका 500 करोड़ है, यहाँ 1,000 करोड़ नहीं होकर 500 करोड़ होना चाहिए, 500 करोड़, तब तीसरा सही हो जाता। 3 वर्षों के दौरान के बाद औसत वार्षिक शुद्ध लाभ इसका 500 करोड़ होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कदम विचार कीजिए। चलिए 30 तक रहने देते हैं, आज बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में 30 के बाद से। अपना ध्यान दीजिए, पढ़िए, नमस्कार।